नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ दक्षिण के चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने कोयंबटूर में एक मंदिर में दर्शन पूजन किया। आज सीएम योगी तमिलनाडु में एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कोयंबटूर में आयोजित पहली रैली में क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु की जनता का मैं आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से आया हूं कि तमिलनाडु की जनता ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि समर्पण निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई है। मैं उत्तर प्रदेश और देश के 135 करोड़ जनता की ओर से तमिलनाडु की जनता का, जिन्होंने निधि समर्पण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तमिलनाडु को एक नई पहचान दिलाने के लिए आपके पूर्वजों ने जो प्रयास और परिश्रम किया, आज कोयंबटूर उसका जीता जागता उदाहरण है। कोयंबटूर की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ सके, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए फर्स्ट की हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोयंबटूर में डिफेंस कॉरिडोर को इसकी स्थापना करने में जो योगदान दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो विंग कमांडर अभिनंदन भी इसी तमिलनाडु की धरती से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का कार्य करता है। और ये डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु को और कोयंबटूर को एक नई पहचान दिला करके भारत की रक्षा के लिए तमिलनाडु के योगदान को सदैव स्मरणीय बनाता रहेगा। इसके लिए मैं आप सभी को प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आप सभी का हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना भारत को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और तमिलनाडु को भारत की रक्षा उत्पादन के एक हब के रूप में स्थापित करने की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह विजन तमिलनाडु को एक नई पहचान तो दिलाएगा ही, यहां पर नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को लेकर के भी आगे बढ़ेगा, जिसके माध्यम से भारत की सुरक्षा की आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के अंदर 5 राज्यों में वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर चल रहे हैं। मुझे वेस्ट बंगाल और असम के अंदर कई रैलियों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पिछले दिनों केरल के अंदर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कह सकता हूं, असम के अंदर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। तमिलनाडु के अंदर ये डीएमके और बीजेपी का एक गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सब
विकास और सबके विश्वास का एक गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर कॉलेज के बाहर एक छात्र की गोली मारकर हत्या हो गई है। 9वीं कक्षा का ये छात्र है जिस पर हत्या का आरोप है। प्रेम प्रसंग वजह बताई जा रही है इस वारदात के पीछे। आशंका यही जताई जा रही है, नवजीवन इंटर कॉलेज के सामने गोली मार दी गई एक छात्र को। आरोपी छात्र फरार है और इस वक्त पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहसुमा क्षेत्र का ये मामला है। तो कॉलेज के बाहर हत्या की ये वारदात हुई है। प्रेम प्रसंग इसके पीछे की वजह, ये आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस की टीम भी जैसे ही वारदात हुई उसके बाद पहुंची, हड़कंप मच गया। यहाँ जो छात्र मौजूद थे उनके बीच भगदड़ मच गई। जैसे ही गोली चलने की आवाज किसी ने सुनी और तभी देखा कि एक लड़का वहां पर गिर जाता है गोली लगने के बाद, और उस लड़के की मौत हो गई है। 9वीं कक्षा के एक छात्र पर आरोप लगा है, उसके दोस्त पर ही आरोप लगा है कि उसने गोली चलाई है, इस शख्स की, इस लड़के की हत्या की है। प्रेम प्रसंग में इस वारदात की आशंका जताई जा रही है। हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, इस वक्त जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, सनसनीखेज आरोप लगा है 9वीं क्लास के छात्र पर कि उसने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी है, और वो केवल एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में। दोनों के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली चल गई। तमंचे से फायर किया गया है। लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में जब पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी छात्र की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके, लेकिन अभी तक आरोपी छात्र पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। पुलिस के जांच में अभी तक यही खुलासा हुआ है कि नवजीवन स्कूल के बाहर फायरिंग की घटना हुई और दोनों के बीच टशन थी, इसीलिए फायरिंग हुई और उसमें निखिल, हैरानी की बात है, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के पास इस तरह से तमंचा आसानी से और कॉलेज के बाहर ही वो गोली मारकर फरार हो जाता है। बहुत ही हैरानी की बात है। क्या उसके परिजनों से कोई पूछताछ हो पाई है? देखिए, चूंकि मामला अभी कुछ घंटों पहले का है तो अभी परिजन वहां पे पहुंचे हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी तक यही निकल कर सामने है कि दोनों के बीच केवल और केवल गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ था। अभी और भी धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, उसकी तलाश में जुटी हुई है। इधर फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर यमुना नदी में डूब गई 4 लड़कियां, एक की मौत हो गई है। शव के साथ 2 लड़कियों को निकाल लिया गया है। एक की तलाश अब भी जारी है। गोताखोर इन लड़कियों को तलाशने में जुटे हुए हैं। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उरौली यमुना घाट का ये मामला है। 4 लड़कियां जो कि नहाने गई थी और वो डूब जाती हैं यमुना नदी में। इनमें से 2 को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें। एक लड़की की मौत हो गई है और चौथी लड़की, उसकी तलाश में अब भी गोताखोर जुटे हुए हैं। यहां पर भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है। फतेहपुर में यमुना नदी में यह हादसा हुआ है। 4 लड़कियां जो कि उरौली यमुना घाट पर गई थी, वो डूबने लगी नहाने के दौरान। जब पास में मौजूद दूसरे लोगों ने देखा लड़कियों को डूबते हुए तो 2 को तो इन्होंने बचा लिया किसी तरीके से, लेकिन एक लड़की की मौत हो गई और चौथी लड़की वो लापता है, उसकी तलाश चल रही है। गोताखोर और स्थानीय लोग चौथी लड़की की तलाश में इस वक्त भी यमुना नदी में तलाश रहे हैं उन्हें। उधर गाजियाबाद में गंग नहर से एक शव बरामद हुआ है। गंग नहर से 2 शव बरामद हुए हैं, एक महिला और एक पुरुष का ये शव है। शवों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मसूरी थाना के गंग नहर का ये मामला है। तो ये दोनों लाशें किसकी हैं, ये अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी मिली है गंग नहर में, जिसके बाद यहां पर हलचल मच गई, हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शिनाख्त में भी जुटी है कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है। मसूरी थाना इलाके का मसला है, जहां गंग नहर से 2 शव बरामद हुए हैं। तो कैराना के अजीम मंसूरी अपनी शादी को लेकर आजकल सुर्खियों में है। एक लड़की ने वीडियो जारी कर उससे शादी की इच्छा जताई। दरअसल अजीम मंसूरी की हाइट महज 2 फीट 3 इंच है। कम लंबाई की वजह से शादी उनकी नहीं हो पा रही थी।
मंसूरी ने कई बार अपनी शादी की गुहार लगाई है, सोशल मीडिया पर भी लगाई थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक से शादी कराने की अपील की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वो मुलाकात कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं शादी को लेकर, लेकिन अजीम की शादी अभी तक नहीं हो पा रही थी। थक हार कर अजीम शामली के महिला थाने पहुंचे थे और वहां पर अपनी शादी कराने को लेकर इंस्पेक्टर से गुहार लगाई थी और वहीं से उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उसी वीडियो को देखने के बाद अब अजीम मंसूरी को दिल्ली की लड़की ने प्रपोज किया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर शादी करने की बात कही है। अजीम मंसूरी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। आपका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो आप अजीम मंसूरी जी से निकाह करना चाहती हैं? जी। आपको पसंद है वो? जी। आपने उन्हें कहाँ देखा था? जी, वीडियो में। अच्छा, वीडियो में देखा था। तो आप बिल्कुल मतलब वो है ना कि आप करेंगी? जी। आपकी ये वीडियो उन तक पहुँचा दें? जी। हालांकि इस वीडियो पर अभी अजीम साहब का रिएक्शन नहीं आया है। इधर आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने कहा कि हमला संदिग्ध है। प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मारने का ये मामला है। गोलीकांड को पुलिस ने संदिग्ध बताया। नामजद 4 आरोपियों में 2 का लोकेशन जिले के बाहर का मिला है। विरोधी को फंसाने की साजिश भी हो सकती है और इसी साजिश में उन्होंने खुद ही गोली चलवाई हो, ऐसी आशंका पुलिस जता रही है। एसपी ने एक टीम भी बना दी है। जल्द ही इस पूरे मसले के खुलासे का दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। रौनापार के पूरा खालसा गांव का ये मामला है, जहां पर प्रधान के बेटे के ऊपर गोली चली थी और इसी मामले में पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि प्रधान प्रत्याशी के बेटे पर जो गोली चली है खुद ही उन्होंने गोली चलवाई हो अपने विरोधियों को फंसाने के लिए। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, पुलिस जो आशंका जता रही है कि खुद ही उन्होंने गोली चलवाई हो, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम उन्होंने दिए उनमें से 2 तो उस वक्त थे ही नहीं वहां पर, आगे इस वक्त पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको बता दें, देर रात में प्रधान प्रत्याशी के बेटे की गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस तत्काल हरकत में आती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है कि यह जन समर्थन पाने के लिए और अपने विरोधी को फंसाने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई थी, जिसको पुलिस ने नाकाब कर दिया है और कहीं न कहीं पुलिस हद तक जा चुकी है कि इसके पीछे किस तरीके से पूरा साजिश रचा गया था। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में प्रधानी के चुनाव पर कुर्सी पर सत्ता हासिल करने के लिए हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खुद पे गोलियां चलाई जा रही, विरोधियों पे गोलियां चलाई जा रही है, विरोधियों को फंसाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी इस पूरे मामले को मीडिया के सामने लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। जी अभिषेक, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर संभल में पथराव का वीडियो सामने आया और जानकारी यह है कि मुकदमे की रंजिश में यह पथराव किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घरों की छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। घटना रजपुरा थाना के जिया नगला गांव की बताई जा रही है। उधर बस्ती में कुछ दबंगों ने एक लस्सी की दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की है। तोड़फोड़ भी मचाए इन लोगों ने। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला सदर कोतवाली के फोहारा चौराहे का है। इधर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि बिहार सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही। खेसारी लाल यादव प्रयागराज में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। सिर्फ यूपी सरकार ये कदम उठाई है। मैं यूपी सरकार का सराहना इसलिए करना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के किसी भी लैंग्वेज का सिनेमा हो, कहीं ना कहीं यूपी उसको बहुत सम्मान दे रही है, अपने कलाकारों को बहुत सम्मान दे रही है। मेरे बिहार में ऐसा नहीं है। अगर बिहार में होता तो खेसारी लाल यादव बिहार में आज शूट कर रहा होता और मैं अपने लोगों को कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार भी दे सकता था। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं एक सिनेमा जब बनता है सर तो 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अगर यही बिहार सरकार अगर सब्सिडी और वो व्यवस्था देने का काम करती तो शायद बिहार के भी कलाकार उभर के आते। मैं शुक्रगुजार हूँ योगी जी का। तो उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये सुन रहे होंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।
मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगई का ये वीडियो है और आरोप है कि कुछ दबंगों ने मंडी समिति के पास एक दुकान पर बैठे व्यापारी के साथ मारपीट की और फायरिंग भी की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच एक दुकान पर बैठे व्यापारी पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर पंचायत चुनाव के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए पीलीभीत में बार बालाओं के डांस का सहारा लिया जा रहा है। आरोप है कि जहानाबाद के सिकलापुर गांव में प्रधानी चुनाव लड़ने वाले शख्स ने गांव में बार बालाओं के ठुमके लगवाए, जिसे देखने के लिए कोरोना नियमों को दरकिनार कर भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। इस भीड़ को देखते हुए डांस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। अखबार में छपवाऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया है। देश में कोरोना के 53,480 नए मामले आए हैं सामने। पूरे देश में 5,52,566 एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त है। अब तक 6,30,54,353 लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। और यहां बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।